में सरकार गिर सकती है। जी हाँ, वही शरद पवार जिनके कारण इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी ने बड़ी हसरतें पाल रखी थी। उसने सोचा था कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ आ गए यानी शिवसेना टूट गई, अजित पवार साथ आ गए यानी एनसीपी टूट गई। लेकिन उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद थी कि इस बार वो उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को धूल चटा देंगे, कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ये कि बीजेपी सिंगल आंकड़ों में मतलब इकाई में सिमट गई है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसकी सीटें काफी बढ़ गई और अब ये दावा किया जा रहा है शरद पवार की ओर से कि राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में और क्या शरद पवार की ये भविष्यवाणी सच हो सकती है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब से एनडीए सरकार बनी है यानी केंद्र में मोदी फिर से आए हैं, तब से लगातार कुछ राज्यों को लेकर चिंताएं जतलाई जा रही हैं कि यहाँ बीजेपी का भविष्य क्या होगा। और इनमें सबसे अहम राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर बीजेपी ने तोड़-फोड़ करके सत्ता तो हासिल कर ली थी और उसके बाद उसे उम्मीद थी कि उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा कि किस तरह बीजेपी को और बल्कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे, इन सबको मुंह की खानी पड़ी। अजित पवार तो अपनी पत्नी की सीट यानी जिस बारामती से वो लगातार विधायक चुनते आए हैं, उस बारामती में वहां पर वो अपनी पत्नी को बिल्कुल जीत नहीं दर्ज करवा पाए, वो बल्कि वो रिकॉर्ड मतों से हारी हैं। सुप्रिया सुले उनके सामने थी, शरद पवार की बेटी, जिन्होंने स्वाभाविक तौर पर जीत दर्ज की। और जनता का मूड इससे समझ में आ रहा है कि जनता इस बात से काफी नाराज है जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ मचाई थी, ऑपरेशन लोटस किया था। लेकिन अब उसी महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। जिस शिवसेना का हाथ पकड़कर बीजेपी ने वहां पर अपना एक आधार तैयार किया था, उस शिवसेना को तोड़ने का खामियाजा अब शायद बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं शरद पवार से अजित पवार को अलग करके बीजेपी ने जो पूरा एक चक्रव्यूह रचा था, अब बीजेपी उसी में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग यानी वहां जो आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, खबर है कि वो खुद अजित पवार के लिए या एनसीपी के जो अजित पवार गुट है उसके समर्थन में चुनाव में बाहर नहीं निकले थे। और यही वजह है कि अजित पवार को वहां पर बड़ा नुकसान हुआ। और हमने देखा भी कि जब प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया तो फिर उन्होंने उसको मना भी कर दिया कि नहीं, मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूं तो अब मैं अपना डिमोशन स्वीकार नहीं करूंगा। और अब ये जो खबर आ रही है शरद पवार का ये जो बड़ा दावा है कि 4 से 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं अमलेंदु जी की क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल हो चुका है या होने वाला है, या शरद पवार जैसा दिग्गज जब कोई बात बोलता है तो वो सेफ में तो नहीं कहता, उनके पास पूरी रणनीति, पूरा जनाधार है और पूरी सोची हुई एक प्लानिंग है जिसके तहत वो काम करते हैं। जिन शरद पवार को अजित पवार ने बूढ़ा करके किनारे लगाया था, उन्हीं अजित पवार ने अभी 25वां स्थापना दिवस मनाया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने, और वहां शरद पवार ने ये साफ साफ मोदी को कहा था कि ये भटकती हुई आत्मा आपका पीछा नहीं इतने आसानी से छोड़ने वाली, क्योंकि मोदी ने शरद पवार का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुनाव के दौरान उनको भटकती आत्मा कह दिया था। एक सीनियर नेता का अपमान महाराष्ट्र की जनता अब सहन नहीं करने वाली है। और आगे क्या बीजेपी को और मोदी को इस अपमान का सबक सिखाने वाली है महाराष्ट्र की जनता, अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है और जनता के जरिए ही जो है लोग मंत्री और संतरी सब कुछ बना करते हैं। आज नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वो भी जनता के कारण ही है। जनता ने उनको जो एक तरीके से सबक सिखाया है, तो आप समझ सकती हैं कि जनता क्या है। और इसीलिए इस संविधान को चुनौती दी जा रही थी। 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा था ताकि जनता से उसके अधिकार छीन लिए जाएं। और ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि जनता के अधिकार छीन लिए जाएंगे, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। और जनता ने अपना फिर अधिकार बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी सरकार बन गई है किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, लेकिन अब वो बीजेपी की सरकार नहीं कही जा रही है, अब वो एनडीए की सरकार कही जा रही है। 10 साल के बाद ये पहला अवसर आया है कि जब हम सुन रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, वरना अभी तक तो मोदी सरकार हम सुना करते थे। शरद पवार जो कहना है, एक तो ये है समिता जी की चूंकि 4 महीने रह ही गए वहाँ चुनाव के, तो शरद पवार का ये कहना कि 4 से 6 महीने में हम सरकार मतलब गिर जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव होगा तो
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति सरकार जो है इसको जनता ध्वस्त कर देगी, और ऐसा कहना शरद पवार का है। इसका साफ साफ संकेत ये है कि जो विधानसभा चुनाव हैं जो आने वाले हैं उसमें जनता इनको ठुकरा देगी। आपको याद होगा समिता जी कि जब अजीत पवार जो थे वो सुबह 5 बजे उप मुख्यमंत्री बन गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के, और फिर अपने विधायकों को लेकर के गायब हो गए थे। उस समय शरद पवार ने एक बात कही थी, उनका था कि ठीक है, इसको मसले को मुझे निपटने दो, मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और मैं इससे निपट लूँगा। शरद पवार ने उससे निपटा भी, और आपने देखा कि किस तरीके से फिर अजीत पवार के सारे लोग जो थे वो लौट करके शरद पवार के साथ आए, और फिर अजीत पवार को भी खुद लौट करके आना पड़ा। हालांकि अब जब अजीत पवार गए तो चूंकि पहले से पूरी प्लानिंग लंबी करके गए थे और लगातार संपर्क उनका जो था वो बीजेपी के हाईकमान से बना हुआ था, तो वो गए थे, तो अपने साथ में इस बार जिन विधायकों को लेकर के वो लौट करके नहीं आए। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं समिता जी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनसीपी के तमाम विधायकों ने शरद पवार से संपर्क करना शुरू कर दिया है, और वो चाहते हैं कि वो लौट करके शरद पवार के साथ आ जाएं और फिर शरद पवार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ें। चूँकि जिस तरीके से जो स्ट्राइक रेट रहा है वहाँ शरद पवार का वो बहुत अच्छा रहा है, और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट जो कहा जा सकता है वो शरद पवार का रहा है। और जबकि 83 साल के शरद पवार जो है इस बुढ़ापे में वो इस लड़ाई का एक तरीके से कहा जाए वो नेतृत्व कर रहे थे, और सामने लड़ाई में कौन था? मोदी शाह जैसे बलवान जो थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है वो थी, जिसके पास अथाह संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, वो थी। साथ में अजीत पवार भी थे, साथ में एकनाथ शिंदे भी थे। यानी एक बड़ा जो था वो कहा जाए कि दल जो था, गठबंधन जो था उनके सामने था, उससे शरद पवार लड़ करके जीत करके वहाँ से आए हैं। तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, एक तो बीजेपी में अजीत पवार को लेकर क्या बड़ी खुशफुसाहट जो है होना शुरू हो गई है। हमने देखा कि अभी किस तरीके से ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया जो आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है ऑर्गेनाइजर, और उसने अजीत पवार को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणियां की। ये कहा कि अजीत पवार की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। अब ये कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है कि अजीत पवार की वजह से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। असली बात तो ये है कि नुकसान नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को हुआ। अजीत पवार बेचारे क्या हैं भाई? अजीत पवार को लेकर के नरेंद्र मोदी ने ही टिप्पणी की थी, बल्कि नाम लेकर के टिप्पणी की थी कि ये जो है भ्रष्ट हैं, और क्या क्या सब आरोप जो थे वो लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अजीत पवार के और उनके सब लोगों के खिलाफ जो था वो एक जारी किया था कि क्या क्या इनके ऊपर आरोप हैं, कि किन किन जाँचों में गिरे हुए हैं। सब में जो है वो बरी हो गए, उनकी पत्नी भी बरी हो गई, छगन भुजबल भी बरी हो गए, उनकी तो फाइल ही नहीं मिली ईडी को। इस तरह की चीज़ें आ गई। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, तो इसके लिए दोषी अजीत पवार कैसे हो जाएंगे? अगर कोई दोषी है इसके लिए तो नरेंद्र मोदी दोषी हैं। तो आरएसएस को भी अगर कोई सवाल उठाना है कि अजीत पवार की वजह से अगर बीजेपी को नुकसान हुआ, तो ये नुकसान अजीत पवार की वजह से नहीं हुआ, ये बीजेपी की अपनी नीतियाँ थी, उनकी वजह से नुकसान हुआ। आपने शरद पवार का घर तोड़ने की कोशिश की, उसका परिणाम जो है जनता ने दे दिया आपको कि आप जो करना चाहते हैं। आपने एकनाथ शिंदे की पार्टी जो तोड़ी, जनता ने आपको सबक सिखा दिया कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो है खुद जाकर के वहाँ सबसे बड़े दल थे और आप आज किस स्थिति में आ गए बीजेपी। तो ये जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पे दोषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी इसके लिए दोषी है। अजीत पवार इसके लिए दोषी नहीं कहे जा सकते हैं। अजीत पवार इस बात के दोषी कहे जा सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से कहा जाए, राजनीति में मुहावरे होते हैं, उन मुहावरों में कहा जाए कि उन्होंने अपने चाचा की पीठ में छुरा घोंपा। इसके तो दोषी है वो, निश्चित तौर पर जनता ने उनको सबक सिखा दिया। लेकिन अजीत पवार बीजेपी की हार के लिए दोषी है, वो किस तरीके से दोषी है? अगर हैं तो फिर बीजेपी को उनसे पहले समझौता नहीं करना चाहिए था। अब खबरें ये आ रही हैं कि कल जो है बीजेपी ने अपनी कोई बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है, उसमें अजीत पवार से संबंधों को लेकर के उसमें काफ़ी कुछ तय किया जाएगा कि अजीत पवार के साथ जो है वो चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है। इधर जो छगन भुजबल है एनसीपी के नेता, वो पहले ही डिमांड कर चुके हैं कि 70 सीटें उनको चाहिए लड़ने के लिए एनसीपी को, वरना गठबंधन तोड़ देंगे। तो ये गठबंधन तोड़ देंगे या क्या होगा, वो बात की बातें होंगी। गठबंधन टूटेगा क्या टूटेगा, या इसके लिए पीछे भी कोई चाल है बीजेपी की कि अजीत पवार के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं तो उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। महाराष्ट्र में अपनी हार के लिए अजीत पवार के ऊपर जो है डाल दिया जाए कि अजीत पवार की वजह से हारे। तो ये एक चाल बीजेपी की हो सकती है कि अजीत पवार को इस हार के लिए दोषी ठहरा दिया जाए और उसके बाद अजीत पवार से पल्ला झाड़ दिया जाए। फिर अजीत पवार के पास वापस जाने, घर वापसी का भी कोई चारा नहीं बचा है। तो ये है। इधर आज जो एक घटना हुई है सर मित्तल की, एक नहीं दो घटनाएं हुई हैं। वह घटना ये है कि जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा पहुंची। बताया जा रहा है कि वो जो राज्यसभा की एक उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए उन्होंने अपना पर्चा फाइल कर दिया। अब खबर आ जाएगी, मालूम पड़ जाएगा कितनी सच है कितनी गलत है, लेकिन अभी तक जो सूचना ये है कि वो पर्चा फाइल करने के लिए वहाँ पहुँची हुई हैं। तो शायद पर्चा उन्होंने फाइल कर भी दिया है, तो जब सूचना आएगी तो हम इसको भी बताएंगे। अब अगर ये
सूचना सही है कि अजीत पवार की पत्नी जो हैं, जो अभी बुरी तरीके से हारी हैं सुप्रिया सुले से, वो अगर राज्यसभा की एकमात्र सीट पे जाकर के अपना पर्चा फाइल कर रही हैं, और कल भी जो थी वो बीट की शायद एनसीपी के अध्यक्ष, उनका बयान था कि सुनीता पवार को राज्यसभा भेजा जाए। इधर अजीत पवार का बयान आ चुका था पहले ही, जब प्रफुल्ल पटेल की नाराज़गी हुई कि उनको नहीं बनाया जा रहा है केंद्रीय मंत्री, तो उस समय उनका था कि हमारी अब राज्यसभा चुनाव होना है, हमारी 4 सीटें बढ़ जाएंगी, राज्यसभा में हो जाएगा, तो फिर हमको जो है केंद्रीय मंत्री मिलना चाहिए, कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। तो क्या अब ये अंदर चीज़ें एनसीपी के अंदर भी शुरू हो गई कि प्रफुल्ल पटेल का पत्ता काट करके सुनेत्रा पवार को भेजा जाएगा, और सुनेत्रा पवार के लिए फिर मांग की जाएगी कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनाया जाए। लेकिन अगर बीजेपी ये तय कर चुकी है कि अपनी हार का ठीकरा जो है उसे अजीत पवार के सिर पर फोड़ना है, तो फिर अजीत पवार को फिर कुछ मिलना मिलाना नहीं है। उनके विधायक जो हैं वो भी सब भाग जाएंगे शरद पवार के साथ में, चूंकि सब अगर अजीत पवार अपनी राजनीति देख रहे हैं कि उनकी राजनीति किस तरीके से सही रहे, तो उनके विधायक भी तो देखेंगे ना कि उनकी अपनी राजनीति किस तरीके से ठीक रहे। तो उनको भी अजीत पवार से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरीके से अजीत पवार को शरद पवार से कोई लेना देना नहीं, या अपने विधायकों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, या प्रफुल्ल पटेल से कोई लेना देना नहीं, तो उनके विधायकों को भी फिर अजीत पवार से कोई लेना देना नहीं। तो जब सारी चीज़ें एक तरीके से सत्ता के बंदर बांट पे हैं, तो किसको क्या मिले इस पर चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी फिर अपना उस तरीके से रास्ता तय करेगा। तो ये अजीत पवार के लिए बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो सेटबैक हो सकता है कि उनके विधायक टूट करके चले जाएं शरद पवार के साथ में। अब वो अगर अभी चले जाते हैं, चुनाव की घोषणा के बाद चले जाते हैं, तो चुनाव की घोषणा के बाद भी चले जाते हैं तो भी खैर वो दल बदल में सारी चीज़ें उस समय तो लागू नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये अजीत पवार के लिए बड़ा एक झटका हो सकता है। दूसरा झटका ये भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन शायद टूट भी जाए, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार तो देखिए 4-6 महीने में गिरनी ही गिरनी है। शरद पवार जो कह रहे हैं, तो उनका कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जनता जो है ये जब ये जाएगी सरकार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो ये इस सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा। और शरद पवार जिस गठबंधन का, इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको वहाँ जाकर के बहुमत मिलेगा। मुझे लगता है कि शरद पवार के कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के सरमित्रा जी यही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस सत्ता के बंदरबाट का जिक्र किया अमरेंदु जी, बिल्कुल सटीक मुहावरा यहाँ बैठता है। और बीजेपी ने ये सोचा था कि वो 2 बिल्लियों की लड़ाई में जैसे बंदर पूरी रोटी खा जाता है, वैसे उसको पूरी रोटी खाने मिलेगी महाराष्ट्र की। लेकिन हुआ ये कि ना दोनों बिल्लियों को कुछ मिल पाया, ना बंदर को कुछ मिल पाया। और जो है इंडिया गठबंधन, उसको फायदा हो गया। 41 सीटें इस बार आई हैं इंडिया गठबंधन की, और इसकी कल्पना बीजेपी ने बिल्कुल ही नहीं की थी। उसे लगातार ये लग रहा था कि शिवसेना और एनसीपी के जो टूटे हुए धड़े हैं उनसे उसको फायदा हो जाएगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के भी फैसले थे, मतलब ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी, ये सब अजीत पवार और इनको मिल गई। लेकिन उन लोग बदले हुए सिंबल्स के साथ भी, उद्धव ठाकरे हैं चाहे शरद पवार है, इन लोगों ने बता दिया कि सिंबल तो ठीक है, प्रतीक ही रहता है, असली बात तो जनता के साथ की होती है। और जनता ने साथ दिया है इस बार अजीत पवार का नहीं, शरद पवार का, और एकनाथ शिंदे का नहीं, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का। और अब ये महाविकास अघाड़ी जो है ये अब विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। वहीं बीजेपी की जो नाराजगी है इस बारे में, मतलब क्योंकि बीजेपी के बारे में खबर यही आ रही है कि विधानसभा चुनाव में अजीत पवार से नाता तोड़ने के लिए उसके ऊपर उसके कार्यकर्ता ही दबाव बना रहे हैं। पिछले बार जब मतलब 288 विधानसभा सीटें जो थी, उसमें अभी अजीत पवार की गुट की ओर से 80 सीटों की मांग हो रही है, जबकि बीजेपी तो ये चाहता ही नहीं कि वो साथ में रहे। और पिछले बार बीजेपी ने 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना थी उसके लिए 124 सीटें छोड़ी थी। ध्यान रहे कि तब एकनाथ शिंदे साथ में थे, मतलब शिवसेना एक ही थी और उसने 124 सीटों पर। अब शिवसेना, एकनाथ शिंदे भी अपना हिस्सा चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री है, तो शिंदे गुट के जो लोग हैं उनकी अपनी चाहते होंगी, और बीजेपी की अपनी डिमांड होगी। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए तय करना। और जब पार्टी में इतना बिखराव रहेगा तो किस तरह से बीजेपी मजबूती से खड़े हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने रतन शारदा के जो ऑर्गेनाइजर में छपे लेख का जो जिक्र किया था अमरेंदु जी, उसकी कुछ लाइनें मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। इन्होंने लिखा था, रतन शारदा ने, कि अजित के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और यह बिना किसी अंतर के सिर्फ एक और पार्टी बन गई। अजित के आने से पार्टी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुखर नहीं हो पाई। अजित पवार को महायुति में लेने के चलते बीजेपी और आरएसएस का एक बड़ा कैडर प्रचार के लिए नहीं निकला।
एनसीपी वाली सीटों पर यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। ऐसे में अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में अजित पवार को साथ रखती है तो कार्यकर्ता फिर से निष्क्रिय रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को नुकसान होगा। यानी ये अभी से बीजेपी को चेतावनी मिल रही है। और साफ साफ जो आपने बिल्कुल सही बात बोली अमलेंदु जी की भ्रष्टाचार का आरोप तो अजित पवार पे था, तो ये तो बीजेपी के हाथ में था कि उनको साथ में ले या न ले। देवेंद्र फडणवीस ने चक्की पीसनी वाला बयान दिया था। नरेंद्र मोदी ने अजित पवार को जेल में रखने का वो कहा था कि मैं सबको जेल भेज दूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को। उसके बाद ये बयान देने के कुछ दिन बाद आप उनको अपने साथ ले लेते हैं। और उसके बाद उन पर अभी प्रफुल्ल पटेल पर भी हमने देखा कि एयरलाइंस जो एयर इंडिया विमान जो घोटाला है उसमें क्लीन चिट उनको मिल गई है। इस बीच एनसीपी में जो राज्यसभा सीट को लेकर एक जो नई जंग छिड़ने की तैयारी दिख रही है, क्योंकि सुनेत्रा पवार को आगे किया जा रहा है, वो तो पहुंची है विधानसभा, वहां पर वो भरने जा रही है पर्चा। अब ऐसे में प्रफुल्ल पटेल क्या चुप रहेंगे या अजित पवार गुट के बाकी लोग, उनके पास ये चॉइस हमेशा रहेगी कि वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं और शरद पवार उनको ले भी लेंगे, क्योंकि उन्हें भी अब अपना आधार और मजबूत करना है। और शरद पवार ने अभी एक जो कटाक्ष किया नरेंद्र मोदी पर अपनी 25वें एनसीपी की 25वें स्थापना दिवस पर, उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर को जो मुद्दा बनाया था वो चुनाव में नहीं चला। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीडीपी और जेडीयू समर्थन नहीं देते तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन सकते थे। और शरद पवार ने सबसे अहम बात ये कही कि चुनाव खत्म हो गए हैं, केंद्र में सरकार भी बन गई है। पिछले 10 सालों से सरकार एक व्यक्ति की थी, लेकिन अब वह उस व्यवस्था से मुक्त हो गई है। इस बार सरकार दूसरों की मदद से बनी है। यानी यहाँ पर शरद पवार ने पीएम मोदी को याद दिला दिया है कि आप अकेले के दम पर अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसका एक मतलब एक तरह से ये चेतावनी देना भी है अमलेंदु जी कि आपने पिछले बार जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई एनसीपी में या शिवसेना में, तब क्योंकि आपकी पार्टी में आपका ही जोर चलता था और आप पिछले बार मजबूत थे, लेकिन आप इस बार उतने मजबूत नहीं है। ऐसे में आप कुछ खास अब नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि इस बार भी आप कोई बड़ा खेला कर सकते हैं तो ये चीज आप पर ही उल्टी पड़ेगी। ये एक तरह से शरद पवार ने उनको चेतावनी दे दी है। और कल उन्होंने ये कहा कि 5 से 6 महीने में वो इस सरकार को बदल देंगे। और किसानों को वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। कई मुद्दे हैं जिनका समाधान एक दिन में नहीं होगा। ये साफ साफ शरद पवार ने चेतावनी दी है। यानी एक और वो विधानसभा चुनाव की तैयारी बता रहे हैं, दूसरी ओर वो लोकसभा का हाल भी बता रहे हैं कि वहां मोदी अब किस हाल में है, और तीसरी ओर वो किसानों को जब ये कह रहे हैं कि हमको सड़क पर उतरना होगा, तो ये एक तरह से केंद्र सरकार को चेतावनी भी है कि अब भी अगर आप नहीं सुने लोगों की बात तो आपको ये उल्टा पड़ सकता है। और आज ही एक फैसला भी आया अमलेंदु जी, खबर है कि अग्निवीर मामले में बीजेपी जो है, मोदी जो है वो समीक्षा करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने और बाकी लोगों ने भी अग्निवीर का मामला एक उसको अहम बनाया था और ये कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम इस फैसले को पलट देंगे। और इस बार अब मोदी को ये समझ में आ रहा है कि हमारी सीटें कम हुई हैं तो हम इस फैसले को पलटे या क्यों हम इसकी समीक्षा करें, क्योंकि युवाओं से बड़ा उनको नुकसान हो चुका है। इधर हम बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की, तो 4 से 6 महीने बाद क्या वाकई सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये तो एक अलग मुद्दा है। आज एक बड़ी खबर ये भी है अमलेंदु जी कि अजित पवार फिलहाल तो हिस्सा है ही एनडीए का, और अब उन्होंने भी मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़ दी है। उन्होंने ये कहा है, एक और वो मनोज जरांगे पाटिल जो आरक्षण की मराठा आरक्षण की मांग पे तो वो लगातार अड़े हुए हैं। इधर अजित पवार ने ये कहा है कि आंध्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण लागू होना चाहिए, वरना आंदोलन होगा। ये जो चुनाव से पहले आंदोलनों की बात की जा रही है अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है बीजेपी को सीधे सीधे, बीजेपी या कहें मोदी को सीधे सीधे चेतावनी है कि अब आप संभल जाइए वरना हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर सविता जी ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये टैक्टिक्स है, एक तरह से कहा जाए इन छोटे दलों की जो अब बीजेपी के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं, चूंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी में अब कोई चुनाव जिताने की क्षमता बची नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद अपना चुनाव हारते हारते बचे हैं, तो अब नरेंद्र मोदी में ये क्षमता नहीं है कि वो अपना कोई चुनाव जिता सके। तो इसलिए जितनी भी ये ब्लैकमेल की राजनीति की जा सकती है वो की जाए। और भारतीय जनता पार्टी का समिता जी कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य है कि उसको ऐसे छोटे दलों के सामने अब झुकने के लिए, घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और आगे भी झुकेगी भी, क्योंकि आपके नेता में जब शक्ति नहीं बची और आपने जिसको नेता बनाया
आपने सारी चीज़ें उसके हाथ में केंद्रित कर दी, वो खुद किसी लायक नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने ये चीज़ें आनी हैं। कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों में पहली बार किसी राजनेता के पीठ पे हाथ रखते हुए नजर आए और वो राजनेता उनकी पीठ पे हाथ रखता हुआ नजर आया, सब इतना ही समझा जा सकता है कि मोदी कितने दीनहीन जो हैं वो अब नजर आ रहे हैं, कि वो किस तरीके से कमजोर नरेंद्र मोदी अब हैं। जो पहले बताया था कि बड़ी 56 इंच की छाती है, एक अकेले सब पे भारी हैं, तो यानी एक तरीके से वो एक अकेले सब पे भारी 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी, सारी चीज़ें जो हैं वो धूल धूसरित हो चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी अब जो है इस बियाबान जंगल में अकेले खड़े हुए, कमजोर खड़े हुए खिसियानी बिल्ली जो है, जो हंसती है, उस तरीके की हंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के इसको समझा जा सकता है। तो ऐसे में अगर अजीत पवार कोई बात कर रहे हैं या मनोज जरांगे पाटिल जो है वो वहाँ फिर से अनशन पर बैठे हुए हैं, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आपकी मांगों पे जो है हम विचार कर रहे हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है, आप अपना जो है वो समाप्त कर दीजिए अनशन, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये जाने वाली जो महायुति सरकार है उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है और ज़्यादा हिस्सा इस चुनाव में लेने की कोशिश है। अब अगर जब सीटों का बंटवारे की बात आएगी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की या अजीत पवार की, तो एक तो देखिए शर्मिष्ठा जी, बीजेपी को अजीत पवार से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अजीत पवार खुद छोड़ के नहीं जाएंगे। अजीत पवार समझ चुके हैं बीजेपी का पल्ला झाड़ना चाहती है तो बीजेपी खुद झाड़े, वो नहीं झाड़ेंगे। तो अब अगर नहीं झाड़ेंगे वो पल्ला को, तो बीजेपी पल्ला झाड़ेगी, तो बीजेपी क्या बताएगी? ये बताएगी कि अजीत पवार की वजह से हारे, अजीत पवार बताएंगे कि तुम्हारी वजह से हम हारे। तो ये फिर एक नया खेल जो शुरू हो जाएगा दो सहयोगी अभी तक जो है उनके बीच में। तो अजीत पवार भी बहुत एक तरीके से कहा जाए वो सधी हुई जो है वो चाल चल रहे हैं कि बीजेपी को उसके जाल में ही फंसाया जाए और सारा दोष बीजेपी के ऊपर डाला जाए। और ये बात सही भी है कि भाई जब आपके पास, आप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से पेशकश कर दी पहले ही कि साहब वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है, भाई देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा क्यों देंगे? देवेंद्र फडणवीस ना बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ना केंद्र के अध्यक्ष हैं, ना वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर अजीत पवार इस्तीफा देने की पेशकश नहीं कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देने की पेशकश क्यों कर रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? इसका मतलब ये है शर्मिष्ठा जी कि देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए। तो जब महाराष्ट्र से इस तरीके की चीजें आने लगी, इस तरीके की खबरें आने लगी हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह किस तरीके से अब अजीत पवार के ऊपर या एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बनाएंगे? एकनाथ शिंदे का भी कल हम लोगों ने जो बयान सुनवाया था न्यूज़ पॉइंट में शर्मिष्ठा जी की, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से नुकसान हुआ, 400 पार के नारे की वजह से हारे। यानी एकनाथ शिंदे भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जो उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया उसकी वजह से नहीं, बल्कि वो बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया उसकी वजह से हार हुई है। यानी वो भी सीधे सीधे जो एक तरीके से कहा जाए वो थोड़ा सा घुमा रहे हैं बॉल को, घुमा करके वो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपने जो 400 पार का नारा दिया था उसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। यानी कोई भी जो सहयोगी दल है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी और खासतौर नरेंद्र मोदी की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो ये स्थिति जो है शर्मिष्ठा जी, ये बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक है और बीजेपी इसके जवाब किस तरीके से देगी? अब मान लीजिए एकनाथ शिंदे भी जो है वो, उनके सारे सांसद जो हैं, अब वहाँ नाराजगी है कि साहब उनके 7 सांसद हैं और आपने एक उनको केवल राज्य मंत्री दे दिया, एक सीट वाले आपने जीतनराम मांझी को आपने उठा करके बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर, 2 सीट वाले कुमार स्वामी को आपने बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर। तो भाई एकनाथ शिंदे के लोगों में क्या बुराई है? 7 सांसद तो वो भी जीत करके आए, उनको क्यों नहीं होना चाहिए एक वहाँ से केंद्रीय मंत्री? चुनाव अगर ये कहा जाए साहब बिहार में चुनाव है उसकी वजह से उनको संतुष्ट किया जाए जीतनराम मांझी को, तो बिहार से पहले तो चुनाव महाराष्ट्र में, फिर यहाँ लोगों को संतुष्ट किया जाता। तो यहाँ आप दो कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की सेना के बना सकते थे। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक खबर है कि एकनाथ शिंदे के सभी सांसद जो हैं वो संपर्क कर चुके हैं उद्धव ठाकरे से और उनके विधायक भी संपर्क कर चुके हैं, तो इसलिए वहां जो नहीं बनाया गया कि ऐसा ना हो कि कोई मंत्री भी जो है वो इस्तीफा दे करके और उद्धव ठाकरे के साथ चला जाए तो बाद में बीजेपी की जगह हसाई हो, तो इसलिए नहीं बनाया गया। तो अब ये बीजेपी की अपनी अंदरूनी चीज तो हो सकती है शर्मिष्ठा जी, लेकिन जिस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि शिंदे ने भी जो है वो दोषी ठहरा दिया नरेंद्र मोदी को कि उनके 400 पार की नारे की वजह से हार हुई, तो ये समझा जा सकता है कि अब दोष जो है वो नरेंद्र मोदी को देना शुरू हो गया है। अभी 400 पार के नारे की बातें हो रही हैं, कल को हो सकता है सीधे सीधे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरीके से कहा कि भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, इस पर भी बातें होने लग जाए कि वो नरेंद्र मोदी की इसकी वजह से हार हुई। केसी त्यागी जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता जो है राष्ट्रीय महासचिव भी हैं उनके और वो प्रवक्ता भी हैं, उनका भी कल बयान था कि 400 पार के नारे की वजह से नुकसान हुआ। यानी अब ये
ये शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी की किन किन वजहों से गठबंधन के सहयोगियों को नुकसान हुआ, इस पर अब चर्चा जो समिति जी शुरू हो गई है और ये चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। ये नरेंद्र मोदी को आगे आने वाले दिनों में और परेशान करेंगी। 400 पार से जो शुरू हुए हैं और चुनाव प्रचार भी 400 पार से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर वो मंगलसूत्र पे आए थे, फिर भैंस खोलने पे आए थे। तो 400 पार के नारे की जो समीक्षा शुरू हुई है, फिर ये आते आते भैंस खोलने और मंगलसूत्र छीन लेने और फिर आपकी जो है वो एक भैंस खोल के ले जाएंगे, इस सब पे फिर चर्चाएं आने लग जाएंगी। और ये सहयोगी दल जो है नरेंद्र मोदी को अपनी हार के लिए और एनडीए की हार के लिए दोष देना शुरू कर देंगे। और ये जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी समिता जी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के विधानसभा के चुनाव में गए तो बहुत बुरी जो है गति होगी इन सब की। बीजेपी की तो होगी, इनकी भी होगी। तो अब या तो ये लोग भी जो है रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी से छुटकारा पाया जाए और दोष बीजेपी के ऊपर डाला जाए। यदि बीजेपी सोच रही है कि ये खुद छूटे तो दोष जो है इनके ऊपर डाला जाए। लेकिन ये खेल बड़ा दिलचस्प है। निश्चित तौर पर 4-6 महीने में जब चुनाव होने हैं महाराष्ट्र के, तो ये बीजेपी के सामने दिक्कतें बढ़ेंगी और सरकार तो गिरना लगभग समिता जी तय ही है। बाकी जनता जनार्दन है, सब कुछ उसी के हाथ में है। शरद पवार अगर कुछ कह रहे हैं तो वो अपने दम पे नहीं कह रहे हैं कि हम साहब सरकार को तोड़ फोड़ देंगे या उनके विधायक तोड़ देंगे। उनका सीधा सीधा कहना यही है कि 4-6 महीने में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जनता इस महायुति सरकार का बुरा हश्र करेगी। मुझे लगता है कि शरद पवार के कहने का तात्पर्य यही है समिता जी। अगर कम सीटें आई या हम जिन जगहों पर हारे तो क्यों हारे, वहां भी एक ईमानदार कोशिश तो नहीं दिख रही है, क्योंकि वो अभी भी मोदी को बचाने की कोशिश में है। लेकिन मोदी को बचाते बचाते कहीं बीजेपी न डूब जाए, ये आशंका अब होने लगी है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर हमको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये देखा है कि बीजेपी के भी भीतर जो है कुछ असंतोष उभर ही रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो इस्तीफे की पेशकश की थी, वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश थी, अपनी राजनीति बचाने की कोशिश थी, या मोदी को ये बताने की कोशिश थी कि अगर आप नहीं आएंगे जिम्मेदारी लेने तो देखिए मैं तो अपनी ओर से नैतिकता दिखाऊं। ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने लाल कृष्ण आडवाणी के जाकर पैर छुए, यानी वो बता रहे हैं कि हम संघ के मुरीद अभी भी हैं या संघ के वफादार हैं हम। उसी तरह से नितिन गडकरी का भी एक वीडियो सामने आया, ये देखिए, जिसमें ये दिख रहा है कि वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए हैं और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस वीडियो को लेकर। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमने अपने जो हमारे सम्मानीय लाल कृष्ण आडवाणी, हम उनके पास गए और हमने उनसे आशीर्वाद लिया। इस तरह का ट्वीट लिखा और वो अपनी पत्नी के साथ मिलने गए आडवाणी जी से। अमरेंदु जी, महाराष्ट्र की बात जो हम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिमोशन उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो प्रफुल्ल पटेल जैसा बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए कि मुझे डिमोशन स्वीकार नहीं है। इधर नितिन गडकरी, जिनको बार बार बीजेपी ने, यानी मोदी वाली बीजेपी ने किनारे लगाने की कोशिश की, और उनको लेकर खबर ये भी थी कि नागपुर में तक उनको हराने के लिए एक बीजेपी का धड़ा काम कर रहा है। हालांकि गडकरी जी इस बात के लिए निश्चिंत थे कि कुछ भी हो जाए नागपुर में तो मैं हार ही नहीं सकता, और इसलिए उन्होंने उस तरह का प्रचार भी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने साफ साफ अपने भाषण में ये भी बोल दिया था कि मैं किसी को चाय नहीं पिलाने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। और जो नागपुर के लोग हैं वो ये बताते हैं कि गडकरी केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो कितने मतों से जीतते हैं, मतलब अपने रिकॉर्ड तो वो तोड़ पाते कि नहीं तोड़ पाते, बस उनको इस बात का इंतजार था। बाकी वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतेंगे। और उसके बाद मोदी की मजबूरी कहें, उनको फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बनाया गया, वैसे ही सम्मान के साथ जैसे पिछले बार रखा गया था। लेकिन गडकरी जी का इस तरह से आडवाणी जी से मिलना जाकर, या कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आडवाणी जी के पास, और इधर संघ में जो खबरें छप रही हैं, मोहन भागवत बोल रहे हैं मोदी को लेकर, रतन शारदा जो है वो लेख लिख रहे हैं कि कहां बीजेपी में कमी रह गई। आपको क्या लग रहा है, संघ और बीजेपी के बीच ये दूरी जो है दिखावे वाली दूरी है, या संघ वाकई कोई अब ये समझ रहा है कि मोदी को हमेशा मोदी मोदी करते रहने से क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से कैसे हम बच सकते हैं। अभी बिहार के चुनाव होने, महाराष्ट्र के चुनाव तो जल्दी होने हैं, हरियाणा में भी चुनाव है। तमाम जगहों पर संघ को अपना फिर से कैडर बाहर निकालना है। जो इन चुनाव में खबरें थी, जैसे बीजेपी के रतन शारदा के लेख में लिखा गया है कि बीजेपी का कैडर बाहर ही नहीं निकला क्योंकि उसको अजित पवार के साथ मतलब नहीं था। अब आपको क्या लगता है, ये जो इस तरह के तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या संघ फिर से सक्रिय होगा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बचाने के लिए? देखिए समिता जी, तो जो रतन शारदा का लेख है ऑर्गेनाइजर में, वो जो कह रहे हैं कि अजित पवार की वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता जो था वो नहीं निकला, तो ये एक चीज़ तो ये साफ स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब जो एनडीए गठबंधन है
उस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और ये सब एकजुट नहीं थे पूरे चुनाव में। इसके तरफ उन्होंने एक तरह से कहा जाए वो खाका उसका खींच दिया है। अब थे या नहीं थे ये हम नहीं कह सकते, और रतन शारदा का लेख है, चूंकि वो आरएसएस के बड़े आइडियोलॉग समझे जाते हैं। हालांकि आरएसएस में प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो विचारक कहे जाते हैं आरएसएस के, कि वो आरएसएस के विचारक हैं। और कई डिबेट्स में हमारे साथ रहे हैं वो टेलीविजन चैनल्स पे रतन शारदा। तो लेकिन वो जो रतन शारदा ने उल्लेख किया है वो शर्मिष्ठा जी, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से खाई जो है वो एनडीए के अंदर गहरी है। अभी खबर आई है शर्मिष्ठा जी 10 मिनट पहले कि जो राज ठाकरे हैं, जिनकी मन से अभी तक एनडीए में शामिल थी और चुनाव प्रचार कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी के लिए, उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी और उनका अब कोई समझौता नहीं है बीजेपी के साथ में। ये इस तरह की घोषणा आ गई है। तो अब आप समझ सकती हैं कि जो टूटना है एनडीए वो शुरू हो गया, यानी एनडीए का टूटना शुरू हो गया। एक दल निकल करके बाहर आ गया, उसने कह दिया वो चुनाव अकेले लड़ेगा। अब ये देखना है कि अब बीजेपी कब घोषणा करती है कि वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। ये घोषणा बीजेपी को करनी है, और अगर इनके साथ मिलकर लड़ना है तो फिर 80 सीटों की मांग कर रहे हैं अजीत पवार, तो 80 सीटें उनको देनी होंगी। शिंदे भी इससे कम की बात नहीं कर रहे होंगे, तो बीजेपी कितने पे लड़ेगी ये देखना होगा। अगर बीजेपी को कम सीटों पर ही लड़ना है इन दोनों के मुकाबले, तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात बीजेपी ने किया ही क्यों था फिर। तो बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। उद्धव ठाकरे के साथ ही रहती। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह की बीजेपी की रणनीति है, अपनी रणनीति, वो बीजेपी के लिए संकट खुद के लिए पैदा कर रही है, किसी और के लिए संकट पैदा नहीं कर रही है। और ये टूटन जो है शर्मिष्ठा जी, ये निश्चित तौर पे आगे बढ़ती चली जाएगी और जिस तरह की चीज़ें आएंगी उससे ये साफ स्पष्ट हो जाएगी क्या है। अब जो आपका सवाल था कि क्या आरएसएस और संघ के बीच, मतलब आरएसएस और बीजेपी के बीच में वास्तव में कोई टकराव है या कोई फेस सेविंग है, मुझे लगता है शर्मिष्ठा जी कि आरएसएस बीजेपी को अभी भी कंट्रोल में तो रखना चाहता है। उसने संकेत दे दिए हैं कि उसके कंट्रोल में रहेगी बीजेपी, और नरेंद्र मोदी उससे शायद बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब वो निकलना नहीं चाहते हैं। हालांकि जेपी नड्डा के बयान के जरिए आरएसएस को जो है वो उसकी औकात समझाने की कोशिश की गई थी कि तुम औकात में रहो, बीजेपी अब स्वतंत्र हो चुकी है, मतलब, और वो काफ़ी जो है वो सक्षम हो चुकी है, तो ये बताने की कोशिश की गई थी। उसका एक तरीके से जो रतन शारदा के लेख में भी जवाब दिया गया। फिर मोहन भागवत ने जो अपना भाषण दिया उसमें जिस तरीके से, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बन गई है, पिछले 10 सालों में बड़े अच्छे काम किए, सारे काम किए, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से नसीहत दी वो समझा जाता है कि उन्होंने नसीहत सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को दी थी। अगर नहीं दी थी तो फिर मोहन भागवत को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी नसीहत नरेंद्र मोदी के लिए नहीं थी। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी है और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। मोहन भागवत ने एक भी बार ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। तो आरएसएस का लक्ष्य क्या है शर्मिष्ठा जी? आरएसएस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ना और सब कुछ नरेंद्र मोदी को हाथ में सौंप देना, ये आरएसएस का लक्ष्य नहीं है, कभी था भी नहीं और हो भी नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के लिए उसी तरीके के एक जमूरे हैं, जिसे कहा जाए मदारी की भाषा में, जिस तरीके के लालकृष्ण अडवाणी थे या बलराज मधोक थे, उसी तरीके से। जब तक नरेंद्र मोदी उसके काम में आ रहे हैं तब तक नरेंद्र मोदी बढ़िया है। जिस दिन आरएसएस को लगेगा कि नरेंद्र मोदी के अंदर क्षमता चुक गई है, उनकी क्षमता खत्म हो गई है, तो नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से डस्टबिन में डाल दिए जाएंगे, जिस तरीके से लालकृष्ण अडवाणी को डाल दिया गया, बलराज मधोक को डाल दिया गया था, बाद में अटल जी को भी डाल दिया गया था। तो ये अपनी आरएसएस की रणनीति रहती है, आरएसएस पे काम करता है। आरएसएस को शायद ये समझ में आने लगा है शर्मिष्ठा जी कि नरेंद्र मोदी अब काम की चीज़ नहीं रह गए। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं बैसाखियों के सहारे, इसीलिए मोहन भागवत ने एनडीए सरकार की बात की कि एनडीए सरकार बन गई है। उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार बन गई है या नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है, मोदी सरकार बन गई है। तो उन्होंने ये जो कहा, इसका मतलब कि आरएसएस इसको लेकर के कुछ शुरू हो गया है कि क्या नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प आरएसएस तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब खबर यह है शर्मिष्ठा जी कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो हैं वो 5 दिन की गोरखपुर की यात्रा पर हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वहाँ कोई उनका अभ्यास वर्ग है, कुछ होता है, कोई कार्यक्रम होता है। वो जो उत्तर प्रदेश के उन्होंने कई प्रांत बनाए हुए हैं, अवध प्रांत और कौन कौन से प्रांत, उनके प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन इसके बीच खबर ये है कि उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी होनी है। अब योगी आदित्यनाथ से संघ प्रमुख की मुलाकात का क्या मतलब है, इसको राजनीतिक विश्लेषक जो है वो अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के अंदर चीज़ें चल रही हैं कि उनको हटाया जाएगा या उनके ऊपर हार का ठेकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से गुजराती लॉबी की तरफ से। जबकि दूसरी लॉबी कह रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इतना काम नहीं किया होता तो बीजेपी दाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाती।
30 सीटें भी अगर मिल रही हैं तो ये योगी आदित्यनाथ की वजह से मिल रही है, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनारस की सीट हारते हारते बचे हैं, आसपास की सीटें भी सब हरा बैठे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने अपना गोरखपुर सीट भी जितवाई है, आसपास की सीटें भी जितवाई हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मिली है जो उत्तर प्रदेश में सीटें, ये योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ को अब प्रधानमंत्री के तौर पे आरएसएस अगला तैयार कर रहा है? चूंकि ये तो समझा जा सकता है समिता जी, और खासतौर से जिस तरीके के सारे समीकरण हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लंबी नहीं चलनी है, हो सकता है इसी सत्र में गिर जाए, हो सकता है अगले सत्र में गिर जाए, 5 महीने में गिर जाए, 4 महीने में गिर जाए, कब नीतीश और नायडू के बीच में क्या खिचड़ी पक जाए और कब ये बाहर निकल जाए, ये भी हो सकता है। ना भी निकले तब भी बीजेपी अपने अंतर विरोधों से गिर जाए, बीजेपी के अंदर चीज़ें उठना शुरू हो जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, जो कि होना चाहिए था। पहले उनको बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए था। बताया जाता है इसको लेकर के एक याचिका भी शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि ये बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए। तो वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, वो क्या तय करेगा क्या नहीं करेगा और क्या उसका कानूनी पक्ष नहीं है। लेकिन जो असली चीज़ है वो ये है कि क्या आरएसएस अब नरेंद्र मोदी का विकल्प गंभीरता के साथ तैयार करने पर विचार कर रहा है? क्या आरएसएस प्रमुख नरेंद्र मोहन भागवत ने जिस तरीके से एक तरीके कहा जाए उपदेश दिए नरेंद्र मोदी को, और उन उपदेशों के पीछे की मूल भावना क्या है? योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी, उसका क्या है? बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो दिल्ली से लौट के अभी तक लखनऊ पहुंचे ही नहीं हैं। तो क्या गुजराती लॉबी कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ खेल करने की कोशिश कर रही है? इस तरीके की तमाम चर्चाएँ, कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब इनमें कितना सच है कितना नहीं, हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सारे कयास हैं और चर्चाएं हैं, सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं। लेकिन इन चर्चाओं के पीछे कहीं ना कहीं समिता जी कुछ ना कुछ तो इतना तो निश्चित तौर पे है कि आरएसएस अब नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज रहा है, चूंकि आरएसएस को पहले ही मालूम था कि नरेंद्र मोदी में अब चुनाव जिताने की क्षमता नहीं बची है। और ये आरएसएस का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें ही लगभग 6 महीने पहले जो है वो लेख लिख करके कह दिया गया था कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। यानी आरएसएस को ये बात पहले से मालूम थी कि नरेंद्र मोदी अब जिताऊ चीज़ नहीं है। ये बात आरएसएस को समझ में आ गई थी, उसको अब भी समझ में आ रही है। हो सकता है बीजेपी के लोगों को भी समझ में आ रही हो। नरेंद्र मोदी शायद अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका घमंड जिस तरीके का है वो अभी भी जो था वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में वो घमंड एक बार फिर से बोला था। लेकिन जिस तरीके से जनता ने घमंड चूर किया है नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में, तो क्या और कोई वक्त ऐसा भी आने वाला है कि बीजेपी संसदीय दल जो है वो नरेंद्र मोदी का घमंड चूर करेगा? तो बहुत सी चीज़ें समिता जी हो सकता है बीजेपी के अंदर चल रही हो, तो हमको इस पर नज़र रखनी होगी कि कितने दिन में क्या क्या होता है। बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है वो क्या हो रही है। मुझको लगता है कि इस सरकार को ना नीतीश गिराएंगे ना चंद्रबाबू नायडू गिराएंगे। ये सरकार गिरेगी तो बीजेपी के अपने अंतर विरोधों से गिरेगी। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो रणनीति है और वो जिस तरीके से आगे काम करेंगे उससे गिरेगी। इस सरकार को खतरा सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है। समिता जी बिल्कुल। और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि 4 से 6 महीने में गिर जाएगी सरकार, और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, लेकिन हो सकता है अमलेंदु जी की यही बात दिल्ली के संदर्भ में भी, मतलब केंद्र के संदर्भ में ये लागू हो जाए और 4 से 6 महीने में कोई बड़ा उलटफेर हमको देखने मिल सकता है। और आपने जो बात कही कि जिस तरह से हो सकता है जेडीयू और टीडीपी ना करें बीजेपी के अंतर विरोध के कारण ही, यानी मोदी शाह की एक जो हठधर्मिता है, अपनी मनमानी है, एक जो तानाशाही रवैया जिसको हम कहते हैं, उस वजह से अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और संघ की इस समय जिस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, ठीक है, मोहन भागवत अगर यूपी जाते और वो गोरखपुर जा रहे हैं तो इसके मायने जरूर नैतिकी हैं। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि वो संघ के निजी काम से गए होंगे और वहां पर गोरखपुर के लिए तो हमेशा से ये कहा जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब भागवत वहां जाकर योगी योगी बोलते हैं और उससे मोदी को कितनी तकलीफ होती है ये देखने वाली बात रहेगी। इस बीच अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने भी एक ट्वीट करके इस संदर्भ में, मतलब जो केंद्र सरकार के संदर्भ में एक सलाह दी है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी और जेडीयू नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी व शिवसेना के स्पीकर एवं यूपीए सरकार में 2004 से 9 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान में भाजपा द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी।
2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और तब टीडीपी कुछ भी नहीं कर सकी थी। अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बड़ी बात अशोक गहलोत की ओर से और सीधे सीधे नसीहत जेडीयू और टीडीपी को। अमलेंदु जी की अगर आपने स्पीकर पद के लिए अभी से आप सावधान नहीं हुए तो फिर तय मानिए कि दुर्घटना घट सकती है। यहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग की ओर अशोक गहलोत ने साफ साफ कह दिया है और जिस तरह से टीडीपी को याद दिलाया है कि कैसे आपके 4 सांसदों को बीजेपी ने तोड़ लिया था और आप कुछ नहीं कर पाए थे। आपको क्या लगता है अशोक गहलोत को इस समय ये सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तो चल ही रही है चर्चाएं कि कौन होगा लोकसभा का स्पीकर और इस मामले में संजय राउत ने भी पहले कहा था कि आप ही अपने पास रखिएगा स्पीकर पद, आप मत दीजिए बीजेपी को। अब अशोक गहलोत इस तरह की सलाह दे रहे हैं। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी की टीडीपी और जेडीयू ये लोग भी इस बात से अलर्ट हैं और इसीलिए इस तरह की सरकार सलाहें उनको मिल रही हैं, नसीहतें मिल रही हैं कि भाई देखो संभल जाओ, अगर नहीं संभले तो दुर्घटना हो सकती है? देखिए समिता जी, इसमें सलाह के साथ साथ इसमें एक राजनीति भी है और वो राजनीति ये है कि बीजेपी को पहले ही इतना कर दिया जाए कि उसको मजबूरी में ये स्पीकर का पद टीडीपी या जेडीयू को देना पड़ जाए। क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत तो बड़े नेता हैं, उनसे पहले जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा, उससे पहले जिस तरीके से संजय राउत ने कहा और तमाम नेताओं ने कहा, संजय सिंह ने कहा जिस तरीके से कि भाई स्पीकर का पद टीडीपी को देना चाहिए और ये दिया जा सकता है, चूंकि पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके पीछे 2 समीकरण और भी काम कर रहे हैं समिता जी। एक समीकरण तो यही है कि बीजेपी को पहले उसमें घेर लिया जाए कि ये लोगों के मन में चला जाए कि बीजेपी आगे कुछ गड़बड़ करना चाहती है, इसलिए स्पीकर अपने पास रखना चाहती है और फिर ताकि बाद में अगर इन दलों के साथ कुछ हो फिर ये रोना रोएं तो फिर बताया जा सके कि हम तो आपको पहले से सतर्क कर रहे थे, आप सतर्क नहीं हुए और जबकि आप इसके भुक्तभोगी पहले से थे। एक तो ये है। दूसरा ये कि ये संदेश दे करके हो सकता है कि टीडीपी को या जेडीयू को स्पीकर का पद जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए कि भाई ठीक है ये आप ले लीजिए और डिप्टी स्पीकर जो है वो इंडिया गठबंधन का होगा। अगर ये डील हो गई समिता जी तो बीजेपी क्या करेगी? तो यानी बीजेपी के लिए संकट खड़े किए जा रहे हैं पहले ही सत्र में कि पहले तो स्पीकर के पद पे ही आकर के निपट लो। अब देखें आप कितने बड़े चाणक्य इस तरीके की चुनौतियां पेश की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद इस डील पे कोई ना कोई बात हो रही होगी चंद्रबाबू नायडू के साथ और नीतीश कुमार के साथ कि स्पीकर आप अपना बनाइए, हम आपको समर्थन देते हैं और डिप्टी स्पीकर को हमारे को आप दीजिए। तब बीजेपी के पास कुछ नहीं होगा और फिर बीजेपी किसी भी तरीके से फिर ये ऑपरेशन लोटस चलाने की जो चीज़ें वो सब नहीं कर पाएगी, चूंकि तब फिर फैसले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनके ऊपर निर्भर करेगा। तो हो सकता है कि ये रणनीति में काम चल रहा हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ बातें चल रही हों। अब जिस तरीके से जो नारा लोकेश तेलुगु देशम के नेता हैं और चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उन्होंने जो पेगासस को लेकर के आरोप लगाया था समिता जी, वो एकदम से आरोप ऐसे ही नहीं लग गया होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बातें कहीं ना कहीं चल रही होंगी और ये भनक लग गई होगी उनको कि ये टेप ये फ़ोन वगैरह कहीं कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि उस सूचना उनके पास पहुंची होंगी या कुछ दबाव बनाने की उनके ऊपर जब कोशिश की होंगी तो उनको मालूम पड़ा होगा। तो हो सकता है कि इसीलिए सब बातें हों और कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा हो। अब पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन और टीडीपी के बीच में कौन बीच में बात कर रहा है या जेडीयू और इंडिया गठबंधन के बीच में कौन बात कर रहा है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें निश्चित तौर पर चल रही हैं। अशोक गहलोत का इतना लंबा चौड़ा ये ट्वीट जो है समिता जी, ये सिर्फ एक ट्वीट पर नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल पुलाव जो है वो ख्याली पुलाव नहीं पकाया जा रहा है, ये बल्कि सावधान किया जा रहा है और एक नई रणनीति जो है, एक नई गोटी बिछाने की कोशिश की जा रही है कि आइए रास्ता खुला हुआ है, आपका स्पीकर हम बनवाएंगे, आप भले ही एनडीए में हैं, आप भले ही उनके साथ में हैं, लेकिन आपकी भी सुरक्षा रहे और दूसरों की भी सुरक्षा रहे, इसके लिए जरूरी है कि स्पीकर आपका हो, बीजेपी का स्पीकर नहीं हो। तो एक तरीके से कहा जाए समिता जी कि स्पीकर के चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर राजनैतिक और रणनीतिक और नैतिक तीनों दबाव जो हैं वो ये बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इन दबावों से बाहर निकलती है, किस तरीके से टीडीपी को गच्चा देती है, किस तरीके से जेडीयू को गच्चा देती है और अपना स्पीकर बनवाती है, ये बीजेपी की जो रणनीतिक कुशलता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो देखने में आ रहा है वो देखने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन इस मामले में भी बीजेपी को मात देता हुआ नजर आ रहा है समित्रा जी।
बिल्कुल बीजेपी को मात मिल ही रही है, लगातार मिल रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब मोदी खुद भी मोदी सरकार नहीं बोलते, मोदी की गारंटी नहीं बोलते, मोदी नहीं बोलते, वो लगातार एनडीए की बात कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए थे कि मोदी अब जब से सरकार बनी है तब से कितने बार उन्होंने मोदी का जिक्र किया और कितने बार, जबकि पहले वो बोलते थे आप वोट दो तो मुझे मजबूती मिलेगी, आप मोदी को वोट देंगे, इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन अब उन्होंने इस तरह की बातें करना एकदम छोड़ दिया है। और जिस तरीके से मतलब जब वो चंद्रबाबू नायडू सीएम बने तो उनको गले लगाया, लेकिन वहीं बीजेपी की सरकार के जब मुखिया मतलब उड़ीसा में मोहन मान जी, उनको उन्होंने गले लगा के बधाई नहीं दी। तो इस पर भी अब सोशल मीडिया पे तो सारी तस्वीरें तुरंत सामने आ जाती हैं और लोग तस्वीरों का विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करके बताने लगते हैं कि किस जेस्चर का क्या मतलब है और इसमें मोदी की क्या सोच काम कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू को गले लगाना उनकी मजबूरी है। और यहाँ पर जो अशोक गहलोत का जो ट्वीट हमने ये देखा, लंबा चौड़ा ट्वीट है और इस ट्वीट में बहुत सारी अहम बातें हैं। इसमें जो इन्होंने ये कहा अमरिंदु जी की गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर और यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआई यानी माकपा के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। यानी यहाँ पर अशोक गहलोत ने टीडीपी और जेडीयू को बताया है कि आपको कैसे मोदी से गठबंधन धर्म का पालन करवाना है। यानी वो ये जानते हैं कि अगर जरा सी छूट दे दी जाए, और आपने जो ये कहा कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा यानी इंडिया गठबंधन, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा इन्हें यहाँ पर बीजेपी से खतरा है। इंडिया गठबंधन को तो वो है ही, क्योंकि वो समझ रही है कि अगर हमको लोकसभा में भी बहुमत हासिल करने से किस तरह से रोका गया, मतलब चाहे जो भी खेल हुआ काउंटिंग में या उसके पहले जो भी गड़बड़ियां हुई, ये कुछ खबरें तो आई हैं कि कहाँ 30 सीटों का खेल हो गया, कहाँ 25 सीटों का खेल हो गया और किस तरह मोदी को जिताया गया, ये सारी चीजें हुई ताकि इंडिया गठबंधन किसी तरह सत्ता में ना आए। लेकिन फिर भी उसने बहुमत के बहुत करीब जाकर अपना आंकड़ा छू लिया, लेकिन बीजेपी अभी तक बहुमत के पार नहीं पहुंच पाई है। और जहां अगर उसका लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करके बीजेपी जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को तोड़ सकती है और अपना बहुमत बना सकती है। ये खतरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। अमरिंदु जी, क्या मोदी को इस तरह से जो गठबंधन धर्म पालन की सलाह दी है अशोक गहलोत ने, क्या मोदी इस सलाह पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, मुझे तो नहीं लगता है वो देंगे, लेकिन क्या बीजेपी इस बात को समझेगी, बीजेपी और संघ इस बात पर ध्यान देगा और जेडीयू और टीडीपी इस बात पर ध्यान देंगे कि किस तरह से गठबंधन धर्म का पालन करवा सकते हैं वो मोदी से? देखिए समिता जी, असल में जो नरेंद्र मोदी का स्वभाव है उसके चलते बड़ा गठबंधन धर्म की बातें मुझे लगता है कि वो कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि वो गठबंधन धर्म का कोई पालन करेंगे या किसी भी तरीके से करेंगे। अगर ये सरकार लंबी चलानी समिता जी तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप अपने इस सहयोगी दल को स्पीकर दे दीजिए अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है। अगर मोदी के मन में या अमित शाह के मन में कोई खोट नहीं है तो उन्हें सहर्ष जो है स्पीकर का पद अपने सहयोगी को दे देना चाहिए, टीडीपी को या जेडीयू को, इनमें से किसी को दे देना चाहिए। देखिए राज्यसभा में भी आपने उपसभापति का पद अपने सहयोगी जेडीयू को दिया था और हमने देखा कि किस तरीके से हरिवंश ने एक तरह से कहा जाए कि सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए किस तरीके से सारे कानून पास करवाए, खासतौर से काले कृषि कानून जो थे वो किस तरीके से पास करवाए हरिवंश ने, ये हमने देखा है अच्छी तरीके से। तो आपका सहयोगी भी दल का भी होगा तो भी वो आपके लिए अगर चाहेगा तो काम कर सकता है, तो ये वहाँ से सबक ले सकती है। लेकिन अगर आपके मन में कोई खोट है तो फिर आप जो है वो अपने सहयोगी दल को ये नहीं देंगे, और अगर आपके मन में खोट है तो इसका मतलब फिर आप बाद में ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, अपने सहयोगियों को तोड़ेंगे, ये सारे काम आप करेंगे। तो अब रास्ते दो हैं समिता जी, या तो आप सहयोगियों को दे दीजिए और फिर सहयोगियों से आप ये आशा कीजिए कि वो 5 साल आपकी सरकार चलाएं गठबंधन धर्म का पालन करते हुए और कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। ये तो है एक नैतिक तरीका और अच्छा तरीका और राजनीति की शुचिता वाला तरीका कि हमने भी गठबंधन धर्म का पालन किया और हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से उम्मीद करते हैं कि वो भी गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता जो है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रास्ता है, वो ये है कि अपने घर में भी तोड़ो, बाहर तो तोड़ो ही तोड़ो। तो ये अगर मन में खोट है तो फिर बीजेपी स्पीकर अपने पास रखेगी और फिर वो अपने सहयोगियों में तोड़फोड़ करके, दूसरों में तोड़फोड़ करके किसी भी तरीके से 272 का आंकड़ा पार करेगी और फिर सरकार चलाएगी। फिर नरेंद्र मोदी आराम से शासन करेंगे 5 साल तक। लेकिन ये रास्ता चुनौती भरा है और ये रास्ता अब खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जितना तगड़ा है और सबको ये मालूम है कि जिस दिन भी ये सरकार गिरेगी, चाहे आज गिरे और चाहे कल गिरे, चाहे परसों गिरे, चाहे 2 महीने में गिरे, चाहे साल भर में गिरे, चाहे 5 साल में गिरे, जब भी ये सरकार गिरेगी, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनना है। तो इंडिया गठबंधन में से तो कोई टूटने को तैयार नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से टूट फूट जो हो सकती है वो
बीजेपी के सहयोगियों में ही अंदर कोई टूट फूट हो सकती है। तो अगर आप अपने सहयोगियों के साथ भी कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर आपके लिए चुनौती भरा मामला होगा और ये चीज़ें फिर आगे लंबी नहीं चल पाएंगी। सरकार को खतरे लगातार बने रहेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आकर के सरकार फंसती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के खासतौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मन में कोई खोट नहीं है तो फिर उनको स्पीकर का पद अपने सहयोगी खासतौर से टीडीपी को दे देना चाहिए, जो जैसा कि सुझाव अशोक गहलोत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की बड़ी तारीफ जो थी एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने की थी, जब मंच पर मौजूद थे, कहा था कि हमारे सीनियर हैं और हम जो मिला करते थे। तो नरेंद्र मोदी को अपने सीनियर अशोक गहलोत की ये सलाह कम से कम मान लेनी चाहिए अगर लंबी राजनीति करनी है नरेंद्र मोदी को तो। सर जी बिल्कुल, और अब हम ये नहीं जानते कि उनकी राजनीति कितनी लंबी चलेगी या उनकी सरकार कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि आज हमने चर्चा की कि महाराष्ट्र में किस तरह से 4 से 6 महीने में सरकार गिराने का दावा शरद पवार ने किया, और किसी अनैतिक तरीके से नहीं बल्कि साफ साफ ये बता के कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो इस बार इंडिया गठबंधन को ही जीत मिलने वाली है और बीजेपी की सारी चालें फेल हो जाने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के साथ साथ क्या केंद्र की सरकार भी 4 से 6 महीने में गिर सकती है, क्योंकि जैसा आपने कहा अमलेंदु जी की एनडीए का टूटना शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अब हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जरूर साथ में आए थे और माफ कीजिए नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी कि उन्होंने राज ठाकरे को अपने साथ मंच पर रखा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया और अब इस नुकसान की समीक्षा बीजेपी कर रही है, तो वो ये समझ रही है कि अजित पवार को साथ लेने से भी नुकसान हुआ है, तो अब वो अजित पवार को भी किनारे लगाने का सोच रही है। और अगर जब राज ठाकरे अलग हो चुके हैं, अजित पवार को अलग करने की तैयारी हो रही है, ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट कहां तक साथ देगा बीजेपी का, ये भी देखने वाली बात है। और अगर महाराष्ट्र में ये महायुति टूटती है तो इसका क्या असर केंद्र पर पड़ेगा और क्या असर आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, इन सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और आगे जैसे भी इस तरह की कोई और खबर आती है हम उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।